हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के इस सबसे बड़े इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी के लिए, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, हर दिन आपको लाइव सेशंस मिलेंगे और कई सारे मिलेंगे जहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आंसर पोल यूज कर सकते हैं और डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिलेंगे आपको, मतलब कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरी तरह से वो स्ट्रक्चर्ड होंगे और आपकी समझ के अकॉर्डिंग पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होंगे, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने एग्जाम में उनका बेहतर तरीके से यूज कर सकें। आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को असेस करने का भी व्यवस्था है और इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे आपको, मतलब कि आप सारे ही एजुकेटर्स को देख पाइएगा, सारे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाइएगा। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा और अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको हमारा नाम ज्ञान तिवारी सर्च करना होगा और आप उसको फिर फॉलो कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। मैं हूं ज्ञान तिवारी, 15 वर्षों से आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा मास्टर है, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के पास 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनमें कुछ की सूची आपके सामने दी गई है। आप इनके एक्सपर्टाइजेशन को भी बेनिफिट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 15,500 से अधिक कोर्सेज यूपीएससी सीएससी के लिए चलाए जा रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा और इन सारे कोर्सेज में आप देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें कवर की जा रही हैं। तो आप इनका भी लाभ ले सकते हैं, इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन के बाद वो सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों आपके पास दो तरह का प्लान है, प्लस और आइकॉनिक, दो में जा सकते हैं। प्लस के लिए आपको जो है ये फी पे करनी होगी और इस तरह से करना होगा। इन सारी फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। आइकॉनिक में आपको कुछ चीजें ज्यादा मिलती हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लस, उनको अवेल करने के लिए आपको ये फी देनी होगी और इस फी पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर 10% डिस्काउंट दिस फी विल बी दिस, ये अलग अलग हो जाएगी फीस और इसमें आपको हमारा रेफरल कोड यूज करना होगा 10% के बेनिफिट के लिए। आप केवल ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए क्या क्या विकल्प हैं, आप ये सामने हैं आपके, इतने ऑप्शंस हैं, इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं और उसके लिए आपको 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फी ये हो जाएगी और इस फी के में 10% डिस्काउंट के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे ज्ञान। बच्चों, एक कंपटीशन चल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट करें। 6 तारीख को इसका पहला सीरीज हुआ, 20 तारीख को भी होगा, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। ये आपको बताया गया कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मिनट का टेस्ट होगा। बहुत भारी संख्या में आप इसमें पार्टिसिपेट करें और भी लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको एक चैलेंज है, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और आप अपने आप को उस चैलेंज में खड़ा कर सकते हैं, ताकि आप जो है उसको एंजॉय कर सकें। इससे पहले की क्लासेस में हम लोग आरबीआई पढ़ रहे थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, बैंकिंग और मॉनेटरी पढ़ रहे थे हम लोग, बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, भारत में बैंकिंग और मुद्रा की क्या स्थिति है। इसमें बहुत सारी क्लासेस बच्चों हम लोगों ने पीछे करी है और आज हम लोग मौद्रिक नीति में आगे की कुछ बातें करेंगे, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पार्ट 2। मौद्रिक नीति के पार्ट 1 पर इससे पहले हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं। जो महत्वपूर्ण आयाम थे मौद्रिक नीति के, उन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ और आयाम रह गए थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई थी लास्ट लेक्चर में, उनको आज हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो क्या क्या बातें इसमें हैं, जो ये क्लास हो रही है ये कई सारे बुक जो आपके मार्केट में उपलब्ध हैं उन सबको कवर कर रही है। ये रमेश सिंह की बुक को कवर कर रही है,
ये जो है मिश्रा एंड पुरी बुक को कवर कर रही है और एसएन लाल की बुक को कवर कर रही है। तो आपको फायदा होगा इन सबको पढ़ के, आपका जो भी एग्जाम होगा, जो भी प्रश्न आएगा वो आप यहाँ से इसको पढ़ के आप कर पाएंगे। तो दीर्घावधिक रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो क्या होता है वो जरा देखते हैं। विद्यमान रेपो पर ही, रेपो हमने बताया था रिपर्चेज ऑप्शन रेट होती है। ये हम पीछे एक बार फिर से आप इन चीजों को रिलेट कर लीजिएगा, नहीं तो पीछे वाले वीडियोज देखिएगा आप, है ना। तो पीछे के वीडियो में आपको रेपो बताया गया है और उसमें ये बताया गया है कि भाई आरबीआई जो है ये कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है। कॉमर्शियल बैंक को पैसे वो दो तरह से देता है, लॉन्ग टर्म के लिए देता है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसे देता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि वो मोर देन 90 डेज के लिए देगा, 90 दिनों से अधिक के लिए देगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। और 90 दिन से कम के लिए जो देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो दीर्घावधिक रेपो क्या है इसको भी आप समझ लें। तो विद्यमान रेपो पर ही आरबीआई द्वारा बैंकों को 3 वर्ष की अवधि तक के लिए दीर्घावधिक रेपो प्रचालन की घोषणा की गई। ये पहले नहीं था, ये अभी की गई है ना। तो ये दरअसल इसलिए की गई है कि वर्तमान समय में जो आर्थिक स्थितियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तो इस समय हमारे देश के समक्ष आर्थिक विकास में जो चैलेंजेस हैं, आर्थिक विकास के लिए जो चुनौतियां हैं, उनको हम कैसे मीट आउट करें, उनको कैसे हम सॉल्व करें, इसके लिए आपने देखा कि पूरे इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो उन्हीं चेंजेस के साथ हम आप इसको भी देख सकते हैं, उन्हीं परिवर्तनों के साथ आप इसको भी देख सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या परिवर्तन किए गए ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैंडेमिक। ये जो हमारा पैंडेमिक चल रहा है इसमें क्या क्या चीजें बदली गई, और ये पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजों को बदला बच्चों। तो अर्थव्यवस्था को भी निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाया, बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया, और अर्थव्यवस्था को फिर से उस स्टेज पे लाने के लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। और इन्हीं रिफॉर्म में से बहुत सारे अलग अलग तरह के रिफॉर्म किए जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर में देखिएगा कि तरह तरह के कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है। बैंकिंग में देखा कि आपने चेंजेस किए गए। तो फरवरी 2020 में दीर्घावधिक रेपो की घोषणा की गई। फरवरी 2020 की घोषणा अपनी तरह की पहली ऐसी सुविधा उपलब्ध कराती है जिसके अंतर्गत बैंकों को कुल 1.50 लाख करोड़ रुपए धन की उपलब्धि संभव है। बच्चों ये क्या है, लिक्विडिटी क्रंच को कम करने का प्रयास है। मार्केट में लिक्विडिटी शब्द जब भी प्रयोग किया जाएगा आप समझेंगे कि भैया धन की बात हो रही है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड मटेरियल धन है। धन से ज्यादा लिक्विड कोई चीज नहीं है, कभी भी अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेती है। तो ये जो है सबसे लिक्विड चीज पैसा है, समझ लो, है ना। वो तुरंत ही अपना रूप बदलता है, कभी कागज के फॉर्म में रहता है, कभी कार के फॉर्म में रहता है, कभी कपड़े के फॉर्म में आ जाता है, कभी जूते के फॉर्म में आ जाता है, कभी चश्मे के फॉर्म में आ जाता है, और बहुत जल्दी से आ जाता है बच्चों। तो बात समझो, सबसे लिक्विड मटेरियल क्या है इस दुनिया में, पैसा। तो आप देखिए अंतर्गत कुल 1.50 लाख करोड़ रुपए धन की उपलब्धि होगी। तो क्यों किया सरकार ने ऐसा, सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उससे निपटा जा सके, पैसे की कमी से निपटा जा सके। देखो क्या कह रहा है आगे, दीर्घावधिक रेपो का मूल उद्देश्य ऋणों को सस्ता करना है। ऋण सस्ते होंगे तो क्या होगा, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, जिसके लिए बैंकों की कार्यकारी पूंजी पर होने वाले व्यय को आरबीआई द्वारा कम करने की कोशिश की गई है ना। यही नहीं बल्कि दीर्घावधिक रेपो व्यवस्था बैंकों के प्रचालन को लंबे समय तक सस्ता बनाएगी, क्योंकि छोटी अवधि की पूंजी अब उन्हें 3 वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो रेपो को क्या कर दिया, 3 वर्ष के लिए कर दिया। इसको क्या कहा, दीर्घावधिक रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है और बहुत जरूरी है आपको जानना, और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक दूसरी चीज आपने पढ़ी थी पीछे हमारी क्लास में, वो था, हमारे साथ आप पीछे जब पढ़ रहे थे क्लास में तो आपने एक और चीज पढ़ी थी, और बच्चों वो था क्या,
वो था रिवर्स रेपो रेट, प्रतिवर्ती रेपो रेट। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि कॉमर्शियल बैंक जो है ये इसके पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है। एक्सेस लिक्विडिटी का मतलब इसके पास कुछ अतिरिक्त धन होता है, तो ये कहाँ चला जाता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्क कर दिया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कॉमर्शियल बैंक की एक्सेस लिक्विडिटी जब जमा होती है तो आरबीआई ब्याज भुगतान करता है कॉमर्शियल बैंक्स को उस पर। तो आरबीआई जो ब्याज भुगतान करता है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो जो भी ब्याज भुगतान करेगा आरबीआई उसको आप रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और आप जानते हैं कि आरबीआई द्वारा भुगतान किया जाएगा तो बहुत वो निम्न दर पर होगा। अब देखिए उससे क्या होगा और उसमें चेंज करने से क्या क्या होगा जरा समझते हैं। आगे प्रतिवर्ती रेपो दर या इसको आप रिवर्स रेपो रेट कह रहे हैं, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि यह ब्याज दर जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर दी जाती है प्रतिवर्ती दर कहलाती है। अब बच्चों ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वो ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों, आरबीआई के ग्राहक कौन है बच्चों, आरबीआई के कौन कौन ग्राहक हैं, पीछे हमने आपको पढ़ाया है। आरबीआई के ग्राहक हैं 3, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार और बैंक। इसके अलावा कुछ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सरकार के जो आरबीआई से ऋण लेते हैं या अपने पैसे को आरबीआई के पास सुरक्षित रखते हैं। तो ये हैं आरबीआई के, ये हैं आरबीआई के ग्राहक। तो ये वो ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर देती है। मतलब आरबीआई पे कर रही है किसको, इनको, अपने कस्टमर्स को। कौन है इनके कस्टमर, आपने देख लिया कौन है इनके कस्टमर। तो इनके कस्टमर्स जब आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं तो उस पर आरबीआई जो ब्याज देता है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। व्यवहार में भारत में काम कर रहे वित्तीय संस्थान अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास कम अवधि के लिए रखकर उससे पैसा कमाते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, देखो आरबीआई तो कहेगा नहीं ना कि हमको ऋण दे दो। आरबीआई आरबीआई भी अगर ऋण मांगने लगा तो फिर तो कहानी खत्म हो गई ना बच्चों। आरबीआई तो आप क्या कहते हैं कि अंतिम सीढ़ी है ऋण की। जैसे आप जो है जब सब कहीं से हार जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, भगवान के पास। अब भगवान, आपको भगवान के पास गए और आपको पता चले भगवान भी कहीं किसी से कुछ मांगने गए हैं, तब फिर क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो भगवान से भरोसा हट जाएगा, और भगवान से भरोसा हट जाएगा तो पूरी व्यवस्था चौपटीकरण हो जाएगा। तो पूरी व्यवस्था के चौपटीकरण को बचाने के लिए आरबीआई किसी के पास मांगने नहीं जाता है, आरबीआई के पास लोग जमा कर देते हैं। कैसे जमा कर देते हैं, अपना अतिरिक्त धन। तो सैद्धांतिक रूप से क्या कहा जा रहा है कि आरबीआई अपने ग्राहकों से लघु अवधि का ऋण ले रही है, जबकि एक्चुअल में क्या है, व्यवहार में भारत में काम कर रहे वित्तीय संस्थान अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास कम अवधि के लिए रखकर उससे पैसा कमाते हैं। तो होगा क्या, इसका सीधा असर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों की ब्याज दरों पर पड़ता है ना। इस रास्ते का इस्तेमाल आरबीआई ने भारतीय बैंकों को अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति और कम ऋण जारी करने के बाद किया था। एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम आरबीआई कहे कि भाई हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, मान लीजिए कि आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक ने पैसे जमा किए, आरबीआई पहले 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था, फिर आरबीआई ने कहा कि नहीं अब हम 5% देंगे। तो भैया 2% दे रहा था, 5% देंगे, तो कॉमर्शियल बैंक क्या कहेगा कि जो अतिरिक्त पैसा है उसको लाओ इसमें और जमा कर दें आरबीआई में। अब पैसे का फ्लो उधर होने लगा, तो पैसे का फ्लो मार्केट में नहीं होगा, फिर कम होगा। पैसा तो उतना ही है बच्चों ना, पैसा तो फिक्स है, या तो कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई की ओर जाएगा या तो कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक की ओर जाएगा। अब आरबीआई कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे कॉमर्शियल बैंक से पैसा शक होके कहाँ चला जाए, आरबीआई की ओर चला जाए। तो वो पैसा कहाँ कम घट जाएगा, वो पैसा घट जाएगा मार्केट की तरफ, पब्लिक की तरफ कम जाएगा, और पब्लिक की तरफ कम जाएगा तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनेगी, बाजार स्थिरीकरण की क्रिया होगी। तो इसके लिए वो प्रतिवर्ती रेपो दर का बच्चों प्रयोग करता है।
यह बैंकों के घाटे और प्रचलित ब्याज दर को कम करने के दोहरे उद्देश्य से किया जाता है। भैया हम पैसा जमा रहेगा तो बैंक को घाटा नहीं लगेगा और साथ साथ ब्याज दरों को भी नियंत्रित किया जाएगा। ये सस्ते ब्याज दर वाले शासन तो सुधार शुरू होने के बाद के आमतौर पर आरबीआई की नीति रही है की दिशा में चलने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है ना। ये सस्ता ब्याज देगा आपको। एक और चीज आपने सुना पढ़ा होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ये क्या है भाई? ये भी एक नई योजना है, 2011-12 में इसे मौद्रिक नीति के साथ संबद्ध किया गया। ये प्राचीन काल जो पहले मौद्रिक नीति चली आ रही है उसमें ये लागू नहीं था, पहले की मौद्रिक नीति में ये लागू नहीं था। ये नवीन धारणा है मौद्रिक नीति के संदर्भ में। तो क्या है ये MSF, जरा समझते हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मतलब कि ऐसी फैसिलिटी है जो आप कभी भी अवेल कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये मार्जिनल है, तो मार्जिनल है तो किसी में से कुछ हिस्सा दे रही होगी, है ना। कैसे, जरा समझिए। MSF एक नई योजना है जिसकी घोषणा आरबीआई ने 2011-12 की मौद्रिक नीति में की। यह मई 2011 से लागू है। इस योजना के तहत रातों रात अपनी नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटी का 1% आरबीआई से उधार ले सकते हैं। भैया आपने समझा बच्चों की क्या है ये आपने देखा कि ये है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब पार्ट होगा किसी चीज का, थोड़ा सा हिस्सा होगा, कि आदि कहते हैं मार्जिन है इसका। मार्जिन मतलब थोड़ा सा हिस्सा किसी चीज का। तो थोड़ा सा हिस्सा किसका? एनडीटीएल का। एनडीटीएल बोले तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ एनी बैंक। व्हाट इज दिस? हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड लायबिलिटीज क्या होती हैं बैंक की और टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं बैंक की। बैंक कुछ पैसे ऐसे जब आप जब बैंक के पास पैसा जमा करने जाते हैं तो आप दो तरह से पैसे जमा करते हैं। एक पैसा आप कहते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट पे जमा कर दो, या आप कहते हैं कि हमारे करंट अकाउंट पे जमा कर दो। तो बच्चों जो पैसा आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट पे जमा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, या उसको बैंकों के संदर्भ में बैंक के बुक में कहा जाएगा वो? तो बैंक की बुक में वो जाएगा लायबिलिटी हेड में। तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में उसको क्या कहेंगे? बैंक की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे डिमांड लायबिलिटी। लेकिन आपकी टर्मिनोलॉजी में क्या कहोगे? आप अपनी टर्मिनोलॉजी में कहोगे कि हमारा डिमांड डिपॉजिट है। ओके। ऐसे ही इसके अलावा पैसे कहाँ जमा कर सकते हो आप? इसके अलावा पैसे जाके आप एफडी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आरडी कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट बच्चों हर एक निश्चित ड्यूरेशन पे होते रहेगा, हर 5 महीने, हर 1 महीने पे, हर 6 महीने पे, हर 1 साल पे, ऐसा रिकरिंग होता रहेगा वो। तो रिकरिंग भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है और फिक्स तो हमेशा टाइम पीरियड के लिए होता है बच्चों। इसलिए इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप टाइम डिपॉजिट कहेंगे। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में इसको क्या कहेंगे? बैंक की शब्दावली में क्या कहेंगे इसको? तो बैंक की शब्दावली में इसको कहेंगे टाइम लायबिलिटी। आपकी शब्दावली में वो क्या है? आपकी शब्दावली में टाइम डिपॉजिट है और बैंक की शब्दावली में क्या है? वो टाइम लायबिलिटी है। तो जो भी आप अब इसको दोनों को मिला लिया तो क्या हुआ? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसको हमने क्या कह दिया? एनडीटीएल। तो कुल एनडीटीएल का, नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटी का 1% आरबीआई से ओवरनाइट ले सकता है। 1% ओवरनाइट ले सकता है, मतलब रातों रात पैसे मिल जाएंगे आपको नहीं, मतलब बैंक को। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये आपकी लिक्विडिटी क्राइसिस को कम करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन इस पर जो रेट दिया जाएगा वो दंडात्मक होगा, है ना। दंडात्मक होगा, प्यूनिटिव होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि वर्तमान रेपो रेट से 1% ज्यादा होगा। जैसे अगर आपको रातों रात लेना होगा तो 1% आपको ज्यादा देना होगा। अदरवाइज रेपो के लिए व्यवस्था ही है कि आप 1 दिन से लेकर और 3 साल तक का आप कर दिया दीर्घकालिक रेपो मिला के। तो 1 साल से 90 दिन या 3 साल के 1 दिन से 90 दिन
या 3 साल के लिए आप जो ऋण लेंगे वो तो रेपो में आएगा ही आएगा। लेकिन ओवरनाइट लोन चाहिए आपको तो आपको उसके लिए कुछ दंडात्मक दर का भुगतान करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, एमएसएफ रेट को दंडात्मक दर के रूप में शुरू किया गया था और 2015 के मध्य से आरबीआई ने वर्तमान रेपो रेट से 1% अधिक रखा है। तो जो रेपो पर दर चल रही होगी, रेपो का जो रेट चल रहा होगा उससे 1 आपको % ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों करते हैं भाई इसको? रुपए को मजबूत करने और अपनी गिरती हुई विनिमय दर पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ने रेपो और एमएसएफ के बीच के अंतर को 3% तक बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण ना ले पाए। कुछ और भी साधन है आरबीआई के जिनके माध्यम से वो मार्केट को कंट्रोल करता है, उनको भी हमें समझना चाहिए। हमने इससे पहले एक और लेक्चर लिया था मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर टूल्स हैं उन पर डिस्कशन कर लिया था। कुछ और चीजें रह गई थी, उन पर हम लोगों ने बात नहीं करी थी बच्चों, तो इनको भी हम यहाँ समझ लेते हैं कि कैसे चीजें चल रही हैं। तो ऊपर बताए गए साधनों के अलावा आरबीआई क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी को गतिशील रखने के लिए कई तरह के उपाय करती है। क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कैसे मेंटेन होगी और कैसे पैसे का प्रवाह मेंटेन होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पैसे के प्रवाह के साथ क्रेडिट का गहरा रिलेशन है। पैसे का प्रवाह घटेगा या बढ़ेगा, क्रेडिट पर उसका तुरंत इफेक्ट आएगा। बच्चों देखो कैसे और इसको हम मैनेज कर पाते हैं। तो एक है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मीन्स कॉल मनी, कॉल किया पैसा आ गया, जैसे मैंने आपको फोन किया भाई 5,000 उधार दे दो और आपने दे दिया, तो दैट इज कॉल मनी। हमने मांगा, आपने दे दिया, कॉल मनी, दैट इज कॉल मनी, एकदम कॉल मनी जैसी कॉल मनी। तो कॉल मनी मार्केट मुद्रा बाजार का, ये मुद्रा बाजार का हिस्सा है। मुद्रा बाजार बोले तो शॉर्ट टर्म लेन देन। हमने पीछे आपको बताया था ना कि पैसे के लेन देन के 2 मार्केट हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेन देन करते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन करते हैं वो कौन है? उनको हम कहते हैं मनी मार्केट, और जो लॉन्ग टर्म के लिए लेन देन करते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट मुद्रा बाजार का एक अहम हिस्सा है, जहां फंड उधार लेने और देने का काम रातों रात होता है। आजकल भारत में कॉल मनी मार्केट में हिस्सा लेने वालों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और बीमा कंपनियां आदि शामिल हैं। मतलब शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए देखिए सारे लोग उसमें, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं ये भी दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉल मनी मार्केट, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें काम कर रहे हैं और बीमा कंपनियां भी यहाँ से पैसे ले रही हैं। ग्रामीण बैंक इसमें नहीं इन्वॉल्व है। कॉल मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट बच्चों क्या है पहले आप देख लिए हैं, मुद्रा बाजार का अहम हिस्सा है। उधार लेने का काम रातों रात होता है, फोन करके पैसे आ जाते हैं हट से, तुरंत आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। कॉल मनी मार्केट में इन सभी के लिए उधार देने और लेने दोनों की एक विवेक सम्मत सीमा आरबीआई ने तय की है। हाल के दिनों में आरबीआई ने इनमें कई बदलाव भी किए हैं। क्या बदलाव किए जरा आप ये भी समझ लो। ये क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि कॉल मनी मार्केट में कितना भी पैसा मांगा जा सकता है या कितना भी ब्याज मांगा जा सकता है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ उन्होंने रेगुलेशंस बनाए हैं, वरना कितना भी पैसा मांग लोगे आप और नहीं भुगतान कर पाओगे तो जिससे आपने पैसा लिया है उसका नुकसान हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। और वो केवल उसका नुकसान नहीं होगा, वो पूरे सिस्टम का नुकसान होगा, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ सिस्टम है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक ने दूसरे बैंक से 500 करोड़ रुपए उधार ले लिए और दे नहीं पाया वो, तो जिस बैंक ने 500 करोड़ रुपए उधार लिए वो दे नहीं पाया, उसकी स्थिति खराब हो गई। जिससे लिए उसका पुनर्भुगतान नहीं हुआ, उसकी स्थिति खराब हुई। और उसके कारण से जो कस्टमर्स थे बैंक के, उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए, उसकी और स्थिति खराब हो गई। और जो दूसरे बैंकों में पैसा जमा था वो भी विड्रॉ होने लगा, इस डर से कहीं उनका भी यही स्थिति ना हो जाए। बहुत ही खराब स्थिति आ जाती है। बैंकिंग पूरा एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, सिस्टम है, इसमें से कोई भी एक गड़बड़ होगा तो वो सारी चीजों पर प्रभाव जाएगा। इसलिए आरबीआई इन सभी के लिए कि आप कितना पैसा दे सकते हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, इन दोनों पर एक विवेक सम्मत सीमा तय करी है। हालांकि इसमें ब्याज का निर्धारण दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से होगा,
लेकिन फिर भी उसमें कुछ गाइडलाइंस होने जरूरी हैं और हाल फिलहाल में इसमें कुछ नियम में परिवर्तन किए गए। अप्रैल 2016 में क्या चेंज किया गया जरा देखते हैं भाई। अप्रैल 2016 तक रेपो रेट पर ओवरनाइट फैसिलिटी के तहत बैंक अपने एनडीटीएल का सिर्फ 1% ही उधार ले सकते थे, है ना। अप्रैल 2016 तक क्या था, रेपो रेट पर ओवरनाइट फैसिलिटी के तहत बैंक अपने एनडीटीएल का सिर्फ 1% ही उधार ले सकते थे। एनडीटीएल का बाकी 0.75% के लिए अलग अलग आशय के टर्म रेपो का इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। और इस मायने में 2013 के अंत में आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए रेपो का इस्तेमाल करने की क्रिया को हतोत्साहित कर रहा है, बदले में टर्म रेपो को बढ़ावा दे रहा है, जो कि कॉल मनी मार्केट में के रेट पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया कहते हैं इसको। बच्चों पहले जान लो कि ओपन मार्केट क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि पहले समझो मार्केट क्या होता है। मार्केट इज नथिंग एल्स, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। दो कंपोनेंट हमेशा होने चाहिए। बाजार कब बनेगा, जब दो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हो, बायर हो और एक सेलर हो, हमेशा बाजार इनके बीच में काम करता है। तो जैसे पहले हम पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे कि भाई बाजार वो स्थान होता है जहां वस्तुओं की आपूर्ति होती है, जहां क्रेता विक्रेता मिलते हैं। लेकिन चूंकि अब स्थान तो बहुत छोटी बात रह गई, क्योंकि अब स्थान के बियॉन्ड चली गई है मार्केटिंग। इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया का बाजारीकरण हो गया है ना। हर व्यक्ति उपभोक्ता की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप उपभोक्ता हैं हमारे, तो आप हमारे लिए भगवान हैं, और अगर आप हमारे उपभोक्ता नहीं हैं तो आप शैतान हैं, है ना। आपकी कोई जरूरत नहीं है हमको। तो ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है, इसी को हम कहते हैं बाजारीकरण हो रहा है। पूरे संस्कृति का बाजारीकरण हो रहा है, मूल्यों का बाजारीकरण हो रहा है। कोई भी मूल्य हम तब फॉलो करना चाहते हैं, जैसे आपसे हम कोई भी बात बताएं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि इसका फायदा क्या होगा। तो फायदा ही सबसे पहले दिखाई देता है हमको। तो बच्चों, इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड एज मार्केट। और बायर और सेलर के बीच में कई बार एक तीसरी पार्टी रहती है, जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, बायर और सेलर दोनों के इंटरेस्ट को बचाती है, दोनों के हितों को पूरा करती है। बायर को घाटा ना होने पाए, बहुत ज्यादा चीजें महंगी ना हो जाए, और सेलर को भी ऐसा ना हो कि बहुत घाटा हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि एमएसपी वाली कहानी चल रही है अभी फिलहाल, आप एमएसपी से इसका उदाहरण देख सकते हैं कि बीच में सरकार एमएसपी क्यों तय करती है, ताकि किसान को उसकी लागत से कम मूल्य न मिल जाए। और साथ ही साथ तो बहुत सारे प्राइसेज और तय करती है। तो वो क्यों करती है, ताकि बायर को भी बहुत ज्यादा चीजें महंगी ना मिल जाए। तो बीच में गवर्नमेंट होती इसीलिए है कि हाँ, कि पब्लिक का वेलफेयर होता रहे, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक से अलग कोई चीज है नहीं। पब्लिक ने अपनी बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया है, तो गवर्नमेंट उन सेक्रीफाइसेस के आधार पे एग्जिस्ट करती है। पब्लिक द्वारा छोड़ी गई स्वतंत्रताएं, पब्लिक द्वारा छोड़ी गई चीजें ही सरकार एंजॉय करती है। तो सरकार को पब्लिक के हित में काम करना ही होगा, और उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी होती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो। खैर, मुद्दा हमारा ये था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। तो बच्चों, कोई भी ऑपरेशन जिसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे या कोई नियम ना बनाए, उसको हम ओपन मार्केट कहते हैं। जैसे हुआ ये कि आरबीआई है और ये है पब्लिक, और आरबीआई और पब्लिक के बीच में बच्चों कौन है, कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक को ऋण मिलता है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा करते हैं। तो ओपन मार्केट क्या कहता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे हैं, और कॉमर्शियल बैंक पैसे या तो आरबीआई के पास भेज सकता है या तो पब्लिक के पास भेज सकता है। कहाँ भेजेगा, तो बच्चों ओपन मार्केट का रूल कहता है कि आरबीआई को जहां ज्यादा लाभ हो रहा होगा, कॉमर्शियल बैंक को जहां ज्यादा लाभ हो रहा होगा वो वहां भेज देगा।
कॉमर्शियल बैंक को कहाँ ज्यादा लाभ हो रहा होगा, ये आरबीआई तय कर देगा। कैसे कर देगा, आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने लगे तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास पैसे जमा करेंगे। पब्लिक, मान एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप और क्लियर कट समझ जाएंगे। मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसे देता है 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कॉमर्शियल बैंक ने कहा कि भाई देखो हम एक आरबीआई ने कहा कि हम एक सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हैं, ये जो खरीदेगा उस ये 15 दिन की है या 30 दिन की है या 65 दिन की है या 60 दिन की है 90 दिन की है, इसको जो खरीदेगा उसको 7% या 3.5% मिलेगा। तो उन 30 डेज के लिए या उन 7 डेज के लिए जितने भी समय की वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उतने समय के लिए कॉमर्शियल बैंक का पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया। तो आरबीआई के पास चला गया तो कॉमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट फ्लो हो रहा था, ऋण प्रवाह हो रहा था पब्लिक की ओर, वो क्या होगा, वो घट जाएगा। और जब वो घट जाएगा मेरे बच्चों तो मजा आ जाएगा। किसको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आरबीआई को। क्यों, क्योंकि मार्केट से लिक्विडिटी को शक कर लेगा वो। देखो क्या करता है आरबीआई, आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के जरिए ओएमओ का संचालन करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन को कैसे संचालित करती है, मैंने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है। आपने कहा ये क्या होती है, मैंने कहा कि ये सिक्योरिटीज होती हैं जो कि सरकार द्वारा निर्गत की जाती हैं। आपने कहा क्यों की जाती हैं, मैंने कहा घाटा कम करने के लिए की जाती हैं। घाटा कहाँ होता है साहब, घाटा होता है सरकार को बजट में, है ना। तो उनको, या फिर सरकार तब इश्यू करती है जब उनको बाजार को स्थिर करना हो। मान लीजिए कि बाजार स्थिरीकरण भी सरकार का एक काम है ना बच्चा, तो बाजार स्थिरीकरण भी सरकार का एक काम है। मार्केट स्टेबलाइजेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सरकार का। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए भी वो सिक्योरिटी पेपर इश्यू करती है ना। तो इस, आप समझ में आई होगी बात। तो इसका उद्देश्य बाजार में नकदी की स्थिति को व्यवस्थित करना होता है। ओएमओ आरबीआई की का प्रभावी नीतिगत हथियार है, लेकिन किसी भी समय में सरकारी प्रतिभूति के मौजूदा स्टॉक के कारण उसकी मजबूरी भी हो जाती है, यार बेचना ही है इसको, है ना। संस्थानों के अलावा अब अकेला व्यक्ति भी इस बाजार में हिस्सा ले सकता है, जिसका निर्णय 2017 में किया गया, किंतु अभी इसका क्रियान्वयन बाकी है। अभी ये क्रियान्वित नहीं किया जा सका है ना। तो इस बात को भी मेरे बच्चों आप समझते रहिएगा। इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, लेकिन अभी ये निर्णय होना बाकी है। एलएएफ एक टर्म आपने पढ़ा होगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। समझते हैं क्या होता है ये। आरबीआई की मौद्रिक नीति संरचना परिचालन में काफी अहम है। हर दिन आरबीआई ब्याज दर पर जरूरत के हिसाब से बैंकों से पैसे उधार लेने या देने के लिए तैयार रहता है। किसके लिए तैयार रहता है बच्चों, लिक्विडिटी एडजस्ट करना है उसको। ज्यादा है, लिक्विडिटी एडजस्ट करना है, नाम इसका क्या है बच्चों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। पैसा ज्यादा है तो क्या करना है, हमने आपको बताया। देखो इस बात को आप ध्यान से समझो और एकदम मूल मंत्र की तरह समझ लो बच्चों, क्योंकि ये आपका बेड़ा पार लगा देगा पूरी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। आरबीआई है, दूसरा घटक कॉमर्शियल बैंक है, तीसरा कंपोनेंट बी द पीपुल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग हैं, है ना। इन तीनों के बीच में सारा खेल मॉनेटरी पॉलिसी का चल रहा है। सारी अर्थव्यवस्था का जो गुणा गणित आप पढ़ते रहते हैं, बहुत बुद्धि लगाना पड़ता है, कहते हो आप हमको, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। ये बुद्धि इसीलिए लगानी पड़ती है क्योंकि ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें डेवलप कर ली गई। और कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि भाई आप जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, चीजों की आवश्यकता बढ़ती गई। तो बच्चों आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे, है ना। तो अब देखो आरबीआई कंट्रोलर है सारे पैसे का, पर इसके पास पैसे हैं नहीं। पैसे एक्चुअल में कहाँ है सारे, जो फ्लोटिंग मनी है वो कहाँ है, पब्लिक के पास है। और रिलेशन किसके किसके बीच है, पब्लिक
के बीच और कॉमर्शियल बैंक के बीच। तो पब्लिक की फ्लोटिंग मनी को कंट्रोल करना है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का मतलब है कि फ्लोटिंग मनी को कंट्रोल करना है, जो चलन में मुद्रा है उसको नियंत्रण में रखना है। तो कैसे कर पाएंगे? एक ही तरीका है। अच्छा, इसको कैसे कर पाएंगे? कॉमर्शियल बैंक के उधार लेने या देने की दरों पर नियंत्रण स्थापित करके। इसलिए आरबीआई इतना टाइट कंट्रोलिंग रखता है कॉमर्शियल बैंक्स पे, क्योंकि अगर वो टाइट कंट्रोलिंग नहीं करेगा तो सब बिगड़ जाएगी बात। और कॉमर्शियल बैंक पैसे की लालच में सबको लोन बांट देंगे, सब मार्केट ध्वस्त हो जाएगा। आरबीआई ब्याज दर पर जरूरत के हिसाब से बैंकों से पैसे उधार लेने या देने के लिए तैयार रहता है, ताकि लिक्विडिटी एडजस्ट रहे। लेने और देने दोनों के लिए बात हो रही है। बैंकों के फंड में असंतुलन पर नियंत्रण के साथ, बैंकों के फंड में असंतुलन पर नियंत्रण के साथ एलएएफ ऑपरेशन आरबीआई को प्रभावी तरीके से ब्याज दर के संकेत बाजार को भेजने में मदद करता है। पहला काम क्या करता है? बैंकों के फंड में जो असंतुलन निर्मित हुआ, असंतुलन बच्चों क्या है? मांग से अधिक है असंतुलन है, मांग से ज्यादा है तो भी असंतुलन है। तो ज्यादा है तो दे दो, कम है तो हमसे ले लो। यही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत यही चीजें दी जा रही है ना। तो ये बात आप ध्यान से समझें। बैंकों के फंड के असंतुलन पर नियंत्रण रखता है, साथ साथ एलएएफ ऑपरेशन आरबीआई को प्रभावी तरीके से ब्याज दर के संकेत बाजार को भेजने में मदद करता है। इसी के आसपास अपना ब्याज दर तय करने में बैंकों को मदद मिलती है ना। तो वो भी एक फायदा होता है। रेपो उधार और टर्म रेपो के नियम से जुड़े हालिया बदलाव से इस सेवा में काफी बदलाव आया है। एमएसएफ की बात हम लोग कर रहे थे। एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण योजना क्या है भाई? हमने कहा ना कि अभी जो आरबीआई जिन सिक्योरिटीज को बेचता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सिक्योरिटीज कैसी हैं? वो सिक्योरिटीज सरकार द्वारा इश्यू की गई हैं। हमने पूछा कि सरकार ने क्यों इश्यू किया, तो सरकार ने बताया कि भाई हमने बाजार स्थिरीकरण के लिए इश्यू किया। तो हमने कहा क्या होता है ये बाजार स्थिरीकरण? तो उन्होंने बताया कि प्रतिशत मौद्रिक प्रबंधन के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को 2004 में शुरू किया। बड़ी मात्रा में पूंजी के बाजार में आने से ज्यादा समय तक रहने वाली अतिरिक्त नकदी को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति और राजकोषीय बिल के जरिए कम किया जाता है ना। बड़ी मात्रा में पूंजी बाजार में आई तो क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, फ्लो करेंसी का बढ़ गया। अब हम चाहते हैं कि बाजार में पैसा कम हो जाए, लेकिन बच्चों अगर बाजार में पैसा कम हो जाएगा तो वो भी एक गलत बात होगी और उससे भी स्थिति बिगड़ सकती है। तो हमने क्या कहा कि मार्केट स्टेबिलिटी के बराबर भाई पैसे सक कर लिए जाए, जिससे मार्केट में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो रुक जाए। तो क्या किया उन्होंने? सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है कि बड़ी मात्रा में पूंजी के बाजार में आने से ज्यादा समय तक रहने वाली अतिरिक्त नकदी को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और राजकोषीय बिलों के जरिए कम कर दिया जाए। क्या करें? शक कर लें अतिरिक्त को। कैसे शक करेंगे? बैंकों को हम अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां बेच देंगे, हम राजकोषीय बिल, तमाम तरह के ट्रेजरी बिल्स जिन्हें आप कहते हैं, टी बिल्स कहते हैं, उनको बेच देंगे। तो उनसे क्या करेंगे? अतिरिक्त मुद्रा प्रवाह को हम नियंत्रित कर लेंगे। आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बात? बहुत स्पष्टता से ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। फिर क्या कहा सरकार ने कि जुटाई गई राशि को रिजर्व बैंक में एक अलग खाते में रखा जाएगा। ओके, इससे जो चीजें जुटाई जाएंगी वो एक अलग खाते में रखी जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें एसएलआर और सीआरआर दोनों की विशेषताएं हैं। अब एसएलआर सीआरआर जानने के लिए पीछे का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। कुछ नई स्कीम्स भी भारत में मौद्रिक सिचुएशन को, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए निर्गत की गई हैं। बच्चों जरा इनको भी देख लें। इस नई योजना की घोषणा स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी स्कीम, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी स्कीम क्या है ये? इस नई योजना की घोषणा संघीय बजट 2018-19 में की गई।
वैसे इस प्रकार की योजना की आवश्यकता की घोषणा आरबीआई द्वारा नवंबर 2015 में ही की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है आरबीआई के हाथों में एक ऐसा साधन प्रदान करना जिसके माध्यम से वो अर्थव्यवस्था में प्रवाहित अत्यधिक मुद्रा का बेहतर प्रबंधन कर सके, है ना। नवंबर 2016 में सरकार द्वारा जब विमुद्रीकरण किया गया तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। विमुद्रीकरण के बारे में हम लोग फिर किसी और दिन इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि विमुद्रीकरण की क्रिया क्या होती है और कौन से सरकार कैसे विमुद्रीकरण करती है, उसके पास क्या राइट्स होते हैं विमुद्रीकरण के लिए, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। एक शब्द आपने सुना होगा बेस रेट। बेस रेट वो रेट आगे देखिए बेस रेट क्या होती है और बेस रेट की आवश्यकता क्यों होती है। ये भी आरबीआई जो है बाजार में मॉनेटरी लेवल को मेंटेन रखने के लिए, मौद्रिक स्तर को उचित रखने के लिए करता है। बेस रेट वो ब्याज दर है जिसके नीचे अनुसूचित व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देंगे। बोले तो क्या? ये बेस है भाई। क्या है ये बेस है। बेस, नाम पे जाइए, आप शब्दों पे जाइए। तो बोले क्या, क्यों बेस है ये? बोले ऐसा है कि आप बहुत सारे लोगों को कम पैसे में भी ऋण दे देते हो अपनी लालच में, इसलिए हम जो है बेस बना देंगे, है ना। बोले क्यों? क्या है, इससे तुम लिक्विडिटी बढ़ा देते हो मार्केट में पैसे की लालच में, और पैसे भी कम रेट पे मिलता है तो वो सामने वाला ले लेता है। बोले इससे क्या होगा? बोले ये भी एक मॉनेटरी टूल है और इससे भी बाजार में पैसे जाने पर रोका जा सकता है। बेस रेट को बढ़ा देंगे तो क्या करोगे तुम? उससे कम पे दे नहीं पाओगे, है ना। तो देखिए क्या हुआ, बेस रेट के नीचे नहीं जा सकते आप, बेस रेट के ऊपर ही बैंकों को, आप समझो ना कि बैंकों के द्वारा दिए जाने वाला ऋण आपकी क्रेडिट पर डिपेंड करता है। आप आईएएस हो जाइएगा तो देखो आपको बहुत सस्ते में लोन मिल जाएगा और बैंक वाले आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि साहब लोन ले लो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका पैसे बहुत हो और फिक्स सोर्स ऑफ इनकम हो तो बहुत सारा बैंक आपके पास पीछे लगता है पैसे देने के लिए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे देता है। लेकिन वो कितना कम कर सकता है, इसके लिए आरबीआई ने सीमा तय कर दी, भाई इससे नीचे नहीं कर सकते आप। तो अनुसूचित व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को इससे नीचे कोई ऋण नहीं देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राइम लेंडिंग रेट की तरह है। अब एक नया टर्म हमको मिल गया, प्राइम लेंडिंग रेट, है ना। अब आप कहोगे साहब ये क्या है, तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि प्राइम कस्टमर होते हैं बैंक के और दूसरे सब प्राइम कस्टमर होते हैं बैंक के। आपने कहा ये कौन सी नई चिरांद आपने हमको बताई। हमने कहा देखो, प्राइम होते हैं जिनकी क्रेडिट अच्छी होती है, सब प्राइम कौन होते हैं? जिनकी क्रेडिट खराब होती है। प्राइम कस्टमर्स को लोन देने में बैंक ज्यादा इजी महसूस करते हैं और सब प्राइम को ऋण देने में आपने कहा कि ये थोड़ा गड़बड़ होते हैं, इसलिए इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाएगा। ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कम कितना कम? प्राइम में तो अनिल अंबानी मांगे तो अलग, अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी क्या हो गए बच्चों? सब प्राइम कस्टमर हो गए हैं बैंकों के। मुकेश अंबानी क्या है? प्राइम कस्टमर हैं। तो मुकेश अंबानी बैंकों से ऋण मांगे तो खटाक से बैंक दे देगा और उनकी उनके मुफीद रेट लगा देगा। तो भाई ये तो गड़बड़ हो रही है कि कोई मांगे तो किसी रेट पे, कोई मांगे तो किसी रेट पे। लेकिन बैंकों को भी चूंकि अपने काम करने ही, इसलिए आरबीआई ने कहा कि भाई आप जो है प्राइम लेंडिंग रेट जैसे तय करते थे कि हम अपने किसी प्राइम कस्टमर को हम न्यूनतम इतने पर दे देंगे, तो प्राइम लेंडिंग रेट की तरह ही अब क्या आ गया? बेस रेट आ गया। तो क्या कह रहा है? दरअसल बाजार की वो एक न्यूनतम दर है जिसे 1 जुलाई 2010 को बीपीएलआर की मौजूदा विचार की जगह ली। बीपीएलआर बच्चों क्या है? वही बेंचमार्क्ड प्राइम लेंडिंग रेट। तो बेंचमार्क्ड प्राइम लेंडिंग रेट क्या होती है? वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता था कि भाई अपने प्राइम कस्टमर्स को भी आप इससे नीचे पर नहीं दीजिएगा। तो बीपीएलआर प्रणाली को 2003 में पेश किया गया, लेकिन यह उधार देने की दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम रही।
ये मुख्यतः इस वजह से हुआ कि इस प्रणाली के तहत बैंक बीपीएलआर से नीचे भी ऋण दे सकते थे। इससे कर्जदाता बैंक के साथ मोलभाव करते थे और अंततः क्योंकि बेंचमार्क था, कोई नियम नहीं था, एक बेंचमार्क सेट किया गया था कि आप इस पर दे सकते हैं। लेकिन बैंक क्या करते थे, जो उनके प्राइम कस्टमर्स होते थे, जो अच्छे कस्टमर्स होते थे, उनको उससे भी नीचे ऋण दे देते थे, जिसके कारण से मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता था। तो बीपीएलआर के नीचे भी ऋण दे सकते थे। इससे कर्जदाता बैंकों के साथ मोलभाव करते थे और अंततः कर्जदाता दूसरे के मुकाबले सस्ता ऋण ले लेता था और व्यापार में पारदर्शिता लाने की कोशिश को ये व्यवस्था कमजोर कर रही थी बैंकिंग व्यापार में। इसी वजह से रिजर्व बैंक की नीति दरों से लेकर बैंकों को उधार देने की दरों तक संप्रेषण का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए उसको हटा के उन्होंने क्या कर दिया, कह दिया कि भाई अब जो बेस रेट है उसको आपको पालन करना होगा, बेस रेट से नीचे आपको कोई भी ऋण देने की छूट नहीं होगी। MCLR, इसको भी जरा देखते हैं क्या है ये। देश भर के बैंकों में 2016-17 के वित्तीय साल से उधार देने की अपनी ब्याज दर को तय करने की एक नई विधि अपनाई गई है। विधि का नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट। धन की सीमांत लागत के आधार पर ऋण की दर, है ना। ऐसे नहीं ऋण की दर कोई भी तय कर दो, जो लागत है, सीमांत लागत है, उसको आप ध्यान में रखें। जैसे एकदम इसको आप बिल्कुल MCLR को किसानों के MSP से देख सकते हैं ना। जैसे भाई लागत जितनी है उतना मूल्य तय करो, तो इनको भी पैसे की कलेक्शन में एक सीमांत लागत आती है ना। तो ऐसा ना हो कि ब्याज दर उससे नीचे चली जाए। तो इससे भारतीय रिजर्व ने दिसंबर 2015 में जारी किया इसे। MCLR की मुख्य विशेषताएं क्या है, जरा इसको ध्यान दें। ये समय आधारित आंतरिक बेंचमार्क होगा जिसे सालाना तौर पर तय किया जाएगा, हर साल तय किया जाएगा, बेंचमार्क सेट किया जाएगा। सभी बैंक उसी के बेंचमार्क का मतलब होता है उसी के आसपास चीजें करेंगे। वास्तविक ब्याज दर MCLR में वृद्धि जोड़ने पर तय की जाएगी। MCLR जो तय किया गया है उसमें थोड़ा ग्रोथ को भी जोड़ा जाएगा और तब फिर ब्याज को तय किया जाएगा। इसकी प्रत्येक महीने समीक्षा होगी, वो भी पहले से घोषित तिथि को। मौजूदा कर्जदार को उसे चुनने का विकल्प होगा। बैंक अपने बेस रेट की समीक्षा करते रहेंगे और उसे जारी भी करेंगे जिस तरह से अब तक करते रहे हैं। RBI के प्रावधान के मुताबिक मौद्रिक संचरण के लिए ब्याज दरों की पॉलिसी रेट के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन ये अभी भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों आज के सेशन में, इससे पहले हम लोगों ने मौद्रिक नीति पर एक सेशन लिया था और हमने उसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखा था। आज हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के सेकंड पार्ट को देखा और मॉनेटरी पॉलिसी के सेकंड पार्ट को हमने देखकर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी की चीजें थी वो समझा। एक बात हमें यहाँ जानना चाहिए कि मौद्रिक नीति का मौलिक उद्देश्य है बाजार में ऋण प्रवाह पर नियंत्रण रखना। बेसिक उद्देश्य उसका ऋण प्रवाह पर नियंत्रण रखना है और वो विभिन्न टूल्स के माध्यम से इन पर कंट्रोलिंग करती है। बच्चों पहला मौद्रिक नीति का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप दोनों देख लीजिएगा, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी पर दुनिया में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। सारे फैक्ट बता दिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए हैं। पहले वाला सेक्शन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था क्योंकि उसमें मौद्रिक नीति के उद्देश्य, उसको कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है, इन सारी बातों पर भी चर्चा हुई थी, तो वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सेक्शन था। और इसमें बहुत और शुरुआत के जो मेन टूल्स थे उनको भी उसमें डिस्कस किया गया था। इसमें भी कई सारे टूल्स हमने डिस्कस किए, तो उनको आप पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा और बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत सहयोगी होंगी। अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन का आप पार्ट बनिए और बहुत सारे लोगों को इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन के साथ जोड़िए और ये रिवॉल्यूशन हमें अपना कंट्रीब्यूशन करिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आइए, ताकि आपकी चीजें और ज्यादा सिस्टमेटिक और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रखी जा सकें। मैं हूं ज्ञान तिवारी, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं ज्ञान तिवारी लाइव पर। आप 10% डिस्काउंट पाने के लिए अगर आप आइकॉनिक या प्लस पे जाते हैं या ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो प्लस या आइकॉनिक या ऑप्शनल में जाने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, बहुत सकारात्मक रहें, दूसरों को भी खुश करते रहें। नमस्कार।